नमस्कार। हेडलाइन शो में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सेन। न्यूज़ बुलेटिन के इस अंक की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की अहम गतिविधियों पर। जम्मू और कश्मीर के बागवानी योजना और विपणन विभाग ने आज किसान केंद्र कृषि निदेशालय तालाब तिलो जम्मू में JKCIP के तहत प्रतियोजित मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म मीट 2 2025 का आयोजन किया। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। मीडिया से बात करते हुए जावेद अहमद डार ने किसानों के लिए शुरू की गई पहलों और सभी योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के बारे में बताया। क्या विभाग के कार्य एक पेंडिंग है, बहुत लॉन्ग अवेटेड है, वो पंचायत बोर्ड है। तो फिर क्या पंचायत मिनिस्टर भी हैं, कब तक होगा, कितना प्रोसेस है और कब तक हम अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का बनना ज़रूरी है। उसमें हमने पेशरफ की और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमें उसमें भी पेशरफ हो जाएगी। एक बार उनकी नियुक्ति हो जाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, उसके बाद जो बाकी प्रोसीजर्स होंगे, जो लवाजमात होंगे, वो भी पूरे किए जाएँ। आपकी तरफ से पूरा कंप्लीट हाँ, हमारी यस। प्रोग्राम है, इसका जी। मेन मकसद क्या है? देखिए, इसका बेसिकली ये मकसद होता है कि जब भी हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, मल्टी स्टेक होल्डर्स होते हैं, एग्री इकॉनमी के हवाले से, एग्री बिज़नेस के हवाले से, उनका मिलना, आपस में बात करना, डिफरेंट इश्यूज़ पे बात करना होता है और कैसे हम एग्री इकॉनमी को आगे लेके चलें और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, लाइफ सेक्टर्स इसमें क्या कौन सी पेशरफ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से अवेयरनेस होता है, फार्मर्स को भी अवेयरनेस होते हैं, जो हमारे एफपीओज हैं उनको भी एक्सपोजर मिलता है, जितने भी लोग इसके साथ मुंसलिक होते हैं सबको एक्सपोजर मिलता है और वो बेहतरी की तरफ जाता है। और इसमें डिफरेंट इनिशिएटिव्स हम लेते हैं और ये रेगुलर फीचर है, ये ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ लोगों को हम अवेयर करते हैं, स्कीम्स के बारे में कहते हैं, बताते हैं और लोग स्कीम्स का फ़ायदा भी उठाते हैं। चाहे वो हमारे एफपीओज हो, चाहे वो रूरल बिजनेस हब्स जहाँ पर हमारी एक्टिविटी हो, डिफरेंट कंपोनेंट्स में जहाँ हम सब्सिडीज़ देते हैं वो लोग आते हैं और अपने जो चीज़ें हम उनको फराहम करते हैं उन चीज़ों का वो मुजाहरा भी करते हैं, अपनी यहाँ स्टॉल्स लगाते हैं। इसके साथ साथ जो फार्मर्स आते हैं वो भी देखते हैं, वो भी खुश होते हैं। तो ये ओवरऑल अच्छा प्रोग्राम होता है और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है, खासकर वो लोग जो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक, सर हॉर्टिकल्चर के लास्ट साथ। लाजूरा और पुचाल गांव के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा इलाके में कई कनाल जमीन पर कब्जा करने का प्रस्ताव है, जिससे दोनों गांवों के निवासियों की आजीविका प्रभावित होगी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पुलवामा के विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने मौके पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने उनसे हस्तक्षेप की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस मामले में दखल देकर जमीन को स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित करने की अपील की। देखिए, मैंने देखा ये जो पुसल में ये पहाड़ी जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपने देखे कितने पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, बादाम के पेड़ हैं और यहाँ लोगों का जब सैलाब आता है तो ये उनके बचने की जगह होती है। तो ऐसे में इतनी ज़रखे ज़मीन को BSF को दे देना इस तरह, वो भी गाँव के बीचों बीच, तो ये तो अच्छा नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस को गांव के बीचों बीच पहले तो रहना नहीं चाहिए। दूसरी, ये ज़रखे ज़मीन है, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ हॉर्टिकल्चर के हवाले से लोग अपना थोड़ा बहुत कारोबार भी करते होंगे और 100 साल से ज़्यादा ये ज़मीन इन लोगों के पास है। तो इस तरह से इसीलिए हमने एक बिल भी लाया था, जिसको हमने सोचा था यहाँ की जो ज़मीन है वो यहाँ के लोगों के लिए महफूज की जाए, ताकि स्ट्रेटजिक एरिया के नाम पे सिक्योरिटी फोर्सेस या दूसरों को उस पर अपने कैंप बनाने का मौका नहीं मिले। पर बदकिस्मती से उमर साहब ने कहा कि आप जो है ज़मीन चोरों के लिए आपने ये बिल लाया है। मुझे नहीं लगता है कश्मीर के या जम्मू के लोग ज़मीन चोर हैं, ये उनका हक बनता है। तो आबादी बढ़ने वाली, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब से, इसमें वो इंटरवीन करे। बेशक उनको BSF को ज़मीन देनी है, कहाँ जहीं कहीं बंजर ज़मीन है वो दे दें। ये इस तरह के बागात हमारे देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है इसमें उमर साहब को जल्द अज जल्द इंटरवीन करना चाहिए और मैं भी कोशिश करूँगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं भी इसमें कोशिश करूँगी। डिफेंस मिनिस्टर साहब से मैं भी बात करूँगी, मगर ये उमर साहब का, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनका ये फ़र्ज़ बनता है यहाँ के लोगों के हुकूक, यहाँ के लोगों की ज़मीन, यहाँ के लोगों के लिए उसको बचाया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में जगह जगह, जम्मू में, क्रीरी में, परसों बड़गाम में, कई जगह लोग
लोगों की ज़मीनें उनसे छीनी जा रही है। उसी तरीके में आज हमने कुचल पुलवामा में देखा, यहाँ पे भी एक खदशा है कि बादामी ज़मीन जो हमारी यहाँ का रेवा ज़मीन है, जो 100 सालों से यहाँ पर लोगों के पास है, पीढ़ी दर पीढ़ी, उनसे अचानक गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन करती है। तो हमारा गर्ज ये है कि ये ज़मीन हमारे पुरखों की है, हमारे जवानों की है और आने वाली नस्ल के लिए है। अगर आप रोज़गार नहीं दे सकते तो हुकूमत को ये ज़मीन छीनने का कोई हक नहीं है। और जो खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बिल भी आया था, लैंड सिक्योरिटी और रेगुलराइजेशन बिल, जो हमने असेंबली में पेश किया था, जिसका गर्ज ये था कि 30 साल 20 साल से जो ज़मीन किसी शख्स के या किसी फ़र्द के पास हो, उस पे उसको वहाँ पे मालिकाना हुकूक मिले। तो अगर वो बिल पास होता तो आज ये मुसीबत ना आती। और 5 अगस्त 2019 के बाद हमने देखा कि ज़मीन पर ही डाका है और सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर खुद यहाँ की गवर्नमेंट है। और उमर अब्दुल्ला साहब के पास एक ऐसा नंबर है जिन्होंने उस वक्त वादा किया कि हम अपने लोगों को ज़मीन देंगे। आज उनके पास मौका था इस बिल को पास करके यहाँ के लोगों को उनके ज़मीन का हकदार बनाए, मालिकाना हुकूक मिले। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि मुसलसल कश्मीर में कई इलाकों में स्टेट लैंड पर दावा किया जा रहा है और यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो तमाशा देख रही है। कभी एलजी हुकूमत को ब्लेम करती है, कभी किसी को ब्लेम करती है, लेकिन ये ताकत, और रेवेन्यू मिनिस्टर खुद उमर साहब है, ये ताकत उनके पास है, उनकी असेंबली के पास है, उनकी कैबिनेट के पास है कि यहाँ के लोगों को यहाँ की अपनी ज़मीन का मालिकाना हुकूक फराहम हो। सनातन संस्कृति, संस्कृत भाषा और वैदिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार के घर पर पूरे विधि विधान से संस्कृत नेम प्लेट लगाई गई। यह रस्में श्री केलक ज्योति एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री ने पूरी करवाई। विधायक शगुन परिहार ने कहा कि संस्कृत भाषा भारत की आत्मा है और ऐसे पहल समाज को, खासकर युवाओं को, अपनी संस्कृति जड़ों से जोड़ने में मदद करती हैं। महंत रोहित शास्त्री ने संस्कृत को जीवन का एक दर्शन बताया जो सकारात्मक और सद्भाव फैलाता है। इस मौके पर पूर्व पार्षद डॉक्टर अजय शर्मा भी मौजूद रहे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जी, सबसे पहले तो मैं रोहित शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने मेरी भावनाओं का सम्मान करते हुए, कि मैंने कहा कि आप मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी के नाम की नेम प्लेट बनाएं, और इन्होंने उन भावनाओं का सम्मान करते हुए वो नेम प्लेट रेडी करवाई। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हम अपनी संस्कृत को जो है प्रमोट कर रहे हैं एक अच्छे लेवल पे। आपने देखा ही होगा आज वेस्टर्नाइजेशन के दौर में सभी लोग इंग्लिश को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारी अपनी संस्कृति और हमारी जो अपनी विरासत है, कहीं ना कहीं हम वो भूलते जा रहे हैं। तो हमारे ऋषि कश्यप की धरती में हमारी संस्कृत जो है जिस तरह से प्रमोट हो रही है, इसके लिए मैं इनका, शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और इनकी टीम के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्री कैलक ज्योतिष वैदिक संस्थान ट्रस्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हर घर संस्कृत, जैसे हमारे ट्रस्ट के मोबाइल गुरुकुल भी हैं, गाँव में शहरों में जाके संस्कृत पढ़ाते हैं, उसी प्रकार एक ड्राइव शुरू की थी। हर घर संस्कृत, एक नेम प्लेट संस्कृत की हमने प्रारंभ की थी। सुभाष नगर एक्सटेंशन 1 जो इनका शिब्बर साहब, प्रमोद जी, इनका वर्मा साहब का मोहल्ला है, उसको बनाया गया था। उसी ड्राइव के चलते आज हमारी बहन शगुन परिहार जी इनके निवास स्थान पे आए हैं। तो कल मैंने इनकी नेम प्लेट बनाई। इन्होंने कहा कि पिताजी के नाम से ये होनी चाहिए, तो हमने वो भी बनाई। और संस्कृत जो है जम्मू कश्मीर गढ़ रहा, केंद्र रहा। महर्षि अभिनव गुप्त जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान यहाँ से हुए हैं। उस कल्चर को पुनः रिवाइव करने के लिए एक ट्रस्ट ने ड्राइव शुरू की है और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि एक इन्होंने भी इतिहास रचा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहली जो हमारी बहन है उन्होंने संस्कृत में ओथ ली थी। तो इनका भी संस्कृत के प्रति बहुत ही रुझान है और प्यार है। इसी के चलते आज इनके निवास स्थान पे आए हैं। इनके नाम से, इनके पिताजी के नाम से संस्कृत नेम प्लेट लगाई है और मैं पूरे ट्रस्ट की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के उम्मीदवार श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में इकट्ठा हुए और फायरमैन भर्ती घोटाले में दखल देने के लिए सरकार और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। उठाए गए कदम का स्वागत करते हुए उन्होंने पूरी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की जांच की मांग की है। ये विरोध प्रदर्शन 2020 की भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद 103 फायरमैन को नौकरी से निकाले जाने के बाद हुआ। आज हम प्रेस कॉलोनी श्रीनगर आए हैं
और एलजी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। जो एलजी साहब ने हमारे साथ राजभवन में वादा किया है, उसने वो वादा निभाया है। 103 को टर्मिनेट किया गया है, ये डाटा ऑलरेडी हमने नहीं दिया, ये हमारे लिए बोनस पॉइंट था। जो हमने पक्के सबूत एविडेंस दी है वो अभी तक नहीं निकले हैं, और कमेटी ने उस रिपोर्ट में यही लिखा है कि इसमें पेपर लीकेज सबसे ज्यादा है, वो अभी तक सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एलजी साहब पे पूरा भरोसा और पूरा ट्रस्ट है, उसने हमारे दिल जीते, उसने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीते। किसी को नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा स्कैम सड़कों पे आएगा और ये पूरे पब्लिक डोमेन में आएगा। हम मीडिया कर्मचारियों से भी मतलब बहुत खुश है, आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब ने इस स्कैम को बाहर निकाला, उसने इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया, उसके भी बहुत शुक्रगुजार है। और रही बात रविंदर रैना साहब की, उसने भी बहुत रोल निभाया इस स्कैम के अंदर। उसने कहा बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। हम बहुत खुश है क्योंकि हम 13 सालों पे सड़कों पे है। 13 साल यानी 1 डिकेड, 3 साल हमने जम्मू और श्रीनगर के सड़कों पे दिए हैं। हम तो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, हमने 2 बार फिजिकल क्वालिफाई किया है, फायर सर्विस डिपार्टमेंट में हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। हमें एलजी साहब पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है, आने वाले समय में वो एग्रीवुड एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ करेगा, यानी हमें नौकरी चाहिए। ये साफ साफ दर्शाता था कि इसमें स्कैम था। जब 2020 में यह लिस्ट मंजर आम पर आया था, हम श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के अंदर हमने अपनी आवाज बुलंद की, हमने कहा था इसमें भ्रष्टाचार था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाज उस टाइम दबा दी गई है। लेकिन अगर उस वक्त हमारी आवाज सुनी होती, उस वक्त उन दलालों को कोई सजा दिया होता, आज ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ते हैं। इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है। 2019 के बाद जब ये यूटी बनी, सबसे पहला स्कैम यही आया था। क्यों इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है? इसमें 692 एस्पिरेंट्स जो लगे हुए हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचार से लगे हुए हैं, सारे के सारे करप्शन से लगे हुए हैं। हम एलजी साहब से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मेरे टीम की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा साहब को हम सल्यूट करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने वो काम करके दिखाया जो आज तक किसी सीएम ने, किसी पॉलिटिशियन लीडर ने नहीं किया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ वक्त के सरकार को, उमर अब्दुल्ला साहब को ये मैं कहना चाहता हूँ, उमर साहब अगर देखा जाए एलजी साहब यूपी से आया, वो जम्मू कश्मीर लोगों का दुख और दर्द समझता है। आप भी इसी यूटी के रहने वाले हैं, हमने आपको बड़े अक्सरियत से जिताया है। सेंटर ने आपको असेंबली दी, असेंबली आपको इसीलिए दी गई अगर जम्मू कश्मीर में कोई परेशानी लोगों के साथ होगी या नौजवानों के साथ। उमर साहब सॉरी टू से, आपने असेंबली में एक बात रेज की, आपने एमएलयू की सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख किया। हम लोग तो मर रहे, आपने हमारी आवाज असेंबली से नहीं उठाई है। उमर साहब मेहरबानी कीजिए, आप भी इसमें हाथ डालिए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के बहुत बड़े शुक्रगुजार है, खासकर हम शुक्रगुजार है कोठीबाग एसएचओ साहब का, कोठीबाग पुलिस का हम बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने पहले से लेकर आज तक हमारे साथ कोऑर्डिनेशन किया, कोऑपरेशन किया, हमारे साथ भाईचारा किया, उन्होंने हमारा साथ दिया। हम कोठीबाग एसएचओ साहब के बहुत शुक्रगुजार है। कोठीबाग एसएचओ साहब को मेरी तरफ और मेरी टीम की तरफ से सैल्यूट, क्योंकि आपने हमारे साथ रहे, कोऑर्डिनेट हमारे साथ किया। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, एलजी मनोज सिन्हा साहब आपने हमारे दिल जीते हैं, आप हमारे दिल में बसते हैं और आगे भी हमारे साथ आपको जस्टिस देना है। हमें सिंपली नौकरी चाहिए, वी वांट जस्टिस। विधायक अरविंद गुप्ता ने आज जम्मू में मुंशी चक गुरुद्वारे के पास एसओएस रोड पर वार्ड नंबर 32 की गली में ब्लैक टॉपिंग के काम का उद्घाटन किया। विधायक अरविंद गुप्ता ने कहा कि यह स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। उन्होंने स्थानीय लोगों से गली को साफ रखने के लिए कुछ कदम उठाने का भी आग्रह किया और स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। 1.25 साल तो मेरे को भी हो गया अप्रॉक्सीमेटली, काफ़ी देर से, उससे पहले से लोग परेशान हैं। जो रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स रोड है वो तो पिछले 5-6 सालों से है, उसका भी अभी थोड़ा सा पैच वर्क का अभी रहता है, थोड़ा सा काम। मेरे साथ यहाँ पे हमारे पार्टी के सीनियर लीडर धर्मवीर जी, यहाँ के कॉरपोरेटर सुच्चा सिंह जी, अपना यहाँ के मंडल अध्यक्ष अनिल अंग्राल जी, केशव चोपड़ा जी हमारे सीनियर लीडर,
और यहाँ के गीता सोडी जी और यहाँ के जितने भी स्थानीय लोगों में एक उत्साह का माहौल है और खुशी का माहौल है, क्योंकि लोग काफ़ी देर, जब भी मेरे को फ़ोन आता था, कहते जी अरविंद जी हम धूल खा के तंग आ चुके हैं। आज उनको भी वहाँ से राहत मिलेगी और जो हमने लोगों से वादा किया था कि हम जम्मू वेस्ट को आने वाले टाइम में बेस्ट बनाएंगे, उसी की राह में ये हम काम कर रहे हैं। एक लोगों को सुविधा मिलेगी। एक रोड काफ़ी देर से पेंडिंग डिमांड थी और मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी आह्वान है कि सड़कों के ऊपर घरों का पानी मत फेंकें। जो आपका जो बीटी है, ब्लैक टॉपिंग है, ये ख़राब जो है पानी की वजह से होती है। थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों में भी दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग अपना जो कंक्रीट वगैरह घर का कंस्ट्रक्शन करने के बाद मलबा वगैरह है वो रोड साइड पे फेंक देते हैं। आफ्टर कंप्लीशन उनको भी वो चीज़ें, थोड़ा सा सोसाइटी का भी साथ रहेगा तो जो हम डेवलपमेंट के काम करते हैं उसमें कोई वादा नहीं आएगी और लोगों के काम भी अच्छे होंगे। हमारा इस रोड बन रहा है, काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ है कि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, मगर अगर बनाएंगे सारा ही बनाएं, जैसे हमारी गलियां देख लो आप। बड़ा टाइम हो गया जी, रोड बहुत खराब ही, तो बाकी बड़ी साफ बना दे, मेर नाले पे लुक पैन लगी है आज, और काफ़ी चिर बाद पई है, कोई जल्दी नहीं। ये अगे काफ़ी खड्डे अगे होर अगे काफ़ी खड्डे है, तो बड़ी वधिया इन्हां दी किरपा जी इन्होंने रोड लुक पाउण लगे चालू करती है। सुचेतगढ़ के विधायक गारू राम भगत ने और डीवीसी सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने आरसपुरा के सुचेतगढ़ गांव को घराना वेटलैंड से जोड़ने वाली सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए विधायक गारू राम भगत ने बताया कि ये प्रोजेक्ट 6 करोड़ रुपए की कुल लागत से शुरू किया गया है और इस पहल का मकसद लोकप्रिय घराना वेटलैंड आने वाले टूरिस्टर्स के लिए पहुंच को बेहतर बनाना और इलाके में टूरिज्म को बढ़ावा देना है। जैसे आपने कहा, ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट रोड है कि जब से बॉर्डर टूरिज्म को सरकार ने बढ़ावा देने की कोशिश की है, तब से जितने भी जहाँ बॉर्डर कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी, उसे मजबूत किया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने में पूरी सुख सुविधा मिल सके। ये बॉर्डर टूरिज्म के तहत ये रोड जो है ये बनेगा। ये तकरीबन ये जो हमारा सुचेतगढ़ टू वेटलैंड जो हमारा घराना है, बहुत ही फेमस और नेशनल इंटरनेशनल लेवल का उसका रुतबा है, तो वहाँ तक ये रोड जो है ये डबल रोड बनेगा और तकरीबन 4.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 6 करोड़ रुपये तक इस पर लागत आएगी और ये बहुत अच्छा रोड बनेगा। और जो भी यात्री आएंगे, जो भी टूरिस्ट आएंगे, वो सुचेतगढ़ से होते हुए घराना जो वेटलैंड है वहाँ बड़े आसानी से पहुँच सकेंगे, बड़े आसानी से जा सकेंगे। तो मैं जो हमारी सेंट्रल सरकार है उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये आप देख रहे हैं कि सर ये जो सुचेतगढ़ है ना, ये अभी जो हमारा जहाँ परेड होती है, ये 250 बंदे की यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है। मैं डायरेक्टर टूरिज्म से मिला था, उन्होंने कहा कि इसको हम 3000 सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ये बड़ा होगा और साथ में यहाँ रेस्टोरेंट भी बनेगा और काफ़ी इसको प्रायोरिटी दी जा रही है और इसको डेवलप किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसमें मैं जनाब विशेष तौर पे हमारे जो एलजी हैं माननीय मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये वेटलैंड का प्रोजेक्ट उस वक्त जो होते ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहीं और भी शिफ्ट करना चाहती थी, वो कश्मीर वाला वेटलैंड को ज़्यादा तरजीह दे रही थी, लेकिन ये उनकी मदाखलत से, तो मुझे याद है 26 जनवरी को उन्होंने मदाखलत की और उन्होंने उस वक्त के जो चीफ सेक्रेटरी थे मेहता साहब को भेजा यहाँ पर, और ये जो प्रोजेक्ट है जो आज लगभग 6 करोड़ से पूरे होने जा रहा है, इसको मंजूरी दिलवाई। और बाकी भी जो पूरा वहाँ वेटलैंड पे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है जनाब, उस दिन भी आपने देखा, हमने खास तौर पे विशेष तौर पे ये बताया था कि उस वक्त भी ये बड़ा इंटरेस्ट लेके तो वो बनाया गया। और ये बताना भी चाहेंगे यहाँ के लोगों को कि सिर्फ यही रोड नहीं है, जो और भी जितनी रोड्स रह गई हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सुचेतगढ़ में सबसे ज्यादा विकास कार्य तेजी से होंगे। गुरुवार सुबह करण में सीआरपीएफ बटालियन कैंप में आग लग गई। बटमालू में स्टेट फायर एंड इमरजेंसी कंट्रोल रूम को एक कॉल मिली और तुरंत फायर एंड इमरजेंसी भेजी गई। कैंप के मंदिर में लगी आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। टेक वन संवाददाता मसरूर कयूम की रिपोर्ट।
खबर इस वक्त करानगर से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आज सुबह सवेरे सीआरपीएफ कैंप से जो है आग बरामद हो जाती है। आपको बता दें कि उसी वक्त जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो है पता चल पाता है कि सीआरपीएफ कैंप में एक मंदिर है, 49 बटालियन सीआरपीएफ कैंप में एक मंदिर है, जहां से ये आग नमूदार हो जाती है। आपको बता दें कि उसी वक्त जो है फायर फाइटर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और आग पर काबू पा देते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त अगर हम बात करें तो हर किसी जगह जो है आग नमूदार हो जाती है, क्योंकि इस वक्त जो है सर्दी का मौसम भी है और साथ ही साथ इस वक्त काफ़ी सारे फायर गैजेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आग लगने का खतरा भी रहता है। और ऐसे में आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भी हमने देखा कि कई जगहों पर आग नमूदार हो गई और आज की भी अगर बात की जाए तो आज भी करानगर से 49 बटालियन सीआरपीएफ कैंप से जो है सुबह सवेरे आग नमूदार हो गई, जिसके बाद आपको बता दें कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हेडक्वार्टर से जो है उसी वक्त गाड़ियों को डिस्पैच किया गया और उन्होंने जो है उसी वक्त उस आग पर काबू पा लिया। जिसके मौजूद चलते आपको बता दें कि कोई भी कैजुअलिटीज या फिर इंजरीज की बात करें, कोई भी इंजरीज या कैजुअलिटीज इस दौरान नहीं हो गई और उसी वक्त जो है उस आग को जो है फैलने से भी रोका गया। और फिलहाल के लिए आपको बता दें कि ये आग जो है 49 बटालियन सीआरपीएफ कैंप में एक मंदिर है वहां से नमूदार हो जाती है। और फिलहाल के लिए ये बताया नहीं जा सकता है कि नुकसान कितना क्या हुआ है वहां पे, लेकिन आपको बता दें कि इंजरीज या कैजुअलिटीज की बात करें वो सारी चीजें जो है वहां पर फायर फाइटर्स ने रोक दी है, क्योंकि वो मौके वारदात पर उसी वक्त जो है पहुंच चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते क्या कुछ अपडेट आता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत, मसरूर कोयम को अल्लाह हाफिज। श्री गुरु रविदास सभा बहुफोट की ओर से सतनामी पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में उनकी सामाजिक योगदान को याद किया गया। मीडिया से बात करते हुए पूर्व कॉरपोरेटर श्यामलाल बेसर ने कहा कि गुरु घासीदास एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने छुआछूत, क्रूरता और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने बताया कि सतनामी पंथ के अनुयायियों की संख्या 1901 में लगभग 4 लाख थी और आज छत्तीसगढ़ में इसका बड़ा प्रभाव है। गुरु घासीदास जी महाराज की जय। आज श्री गुरु रविदास सभा बहुफोट की ओर से गुरु घासीदास जी को जो जयंती है, महान जो जयंती है वो जहाँ पर मनाई जा रही है हमारे पास, उन्होंने बहुत बड़े सेक्ट की सतनामी पंथ के वो फाउंडर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा पंथ जो पूरे देश के अंदर मुझे छत्तीसगढ़ के अंदर 1901 में भी 4 लाख उनकी 1901 में भी उनकी इतनी संख्या थी। तो आज वो एक बहुत बड़ा समाज है छत्तीसगढ़ के अंदर, बहुत बड़ा समाज। तो हम हर साल गुरु घासीदास की जयंती जहाँ पर मनाते हैं, आज सतनामी पंथ के जो लोग हैं हमारे साथ वो भी सारे जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे मिलकर हम श्रद्धांजलि जहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। उनका 18 दिसंबर 1756 को गिरौदपुरी के अंदर उनका जन्म हुआ था और वहीं पर उन्होंने तपस्या की, वहीं पर उन्होंने लोगों का पूरे 6 महीने अंदर लाखों लोगों को उन्होंने एक रास्ता दिखाया, सतनामी पंथ का एक रास्ता दिखाया। तो आज बहुत बड़ा सतनामी पंथ है। उन्होंने बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, वो सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इक्वालिटी के लिए लड़ाई लड़ी, इंसाफ के लिए। उन्होंने कहा क्रूएल्टी किसी के खिलाफ भी होनी चाहिए, जो चाहे वो जानवर है। और ख़ास करके मैं उनकी बात करूंगा कि एनवायरनमेंट के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा संदेश दिया। लोग आज वातावरण की बात कर रहे हैं, उन्होंने आज से 200 साल उन्होंने पहले कह दिया था कि वातावरण को साफ रखना हमारी ड्यूटी है, इस धरती को हरा भरा रखना ये हमारी ड्यूटी है। जब तक ये समाज वातावरण अच्छा नहीं होगा तो लोग भी स्वस्थ नहीं होंगे। उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, सामाजिक बराबरी के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। तो आज हमें फक्र है कि छत्तीसगढ़ के अंदर आज लाखों लोग जो हैं गिरौदपुरी में आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जहाँ पर भी श्री गुरु रविदास सभा और बाकी सतनामी पंथ के जो लोग हैं वो सारे मिलकर हम आज जहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 7 असम राइफल्स किश्तवाड़ में स्थानीय युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दे रही है।
अब तक लगभग 40 युवा आसाम राइफल के सहयोग से फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाल ही में आतंकवाद से प्रभावित इलाकों के 4 युवाओं का अग्निवीर भर्ती में सिलेक्शन हुआ। मीडिया से बात करते हुए चयनित युवाओं ने कहा कि उन्हें आतंकवाद को सहा है और अब वे सेना में शामिल होकर आतंकवाद का डटकर सामना करेंगे। जब मैं अपनी ट्रेनिंग पे गया तो उधर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जो एक्सरसाइज जो एक्टिविटी हम यहाँ करते थे वही हम वहाँ भी करते थे, और एक परफेक्शन जो इन्होंने हमको दी वो हमको उधर भी मदद आई, जिससे हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल आसानी से और सक्सेसफुली हो पाई बिना किसी दिक्कत के। और मैं कुछ स्टार के युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या अगर आप कोई भी फिजिकली में या किसी भी गैस में आप जाना चाहते हो तो आप यहाँ आइए। आसाम राइफल आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट देती है, जिसके चलते आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी अचीव है, कोई भी ड्रीम है, तो आप उसको आसानी से यहाँ से अचीव कर सकते हो। आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी यहाँ से। मैं भोजपुर कुंदवाड़ा से रहने वाला हूँ, तो मेरा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। तो ये मैं हाईली थैंकफुल यहाँ पर 7 आसाम राइफल का हूँ कि यहाँ से मैंने ट्रेनिंग करके यहाँ से फिजिकल अपना बना के मैं ज्वाइन हो गया इंडियन आर्मी में। तो अगर ये आगे का यूथ जो है उसके लिए यही मैसेज है कि अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है तो यहाँ पर कोई ऐसी एकेडमी तो है नहीं कि आप ज्वाइन कर सकें, अपना फिजिकल बना सकें। तो आपके लिए यही एक ऑप्शन है कि यहाँ पर 7 आसाम राइफल आपको अच्छी ट्रेनिंग देती है, फिजिकल फिटनेस अच्छा बनाती है आपका, तो यहाँ पर ज्वाइन करें और अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। हमें इस तरीके तैयार किया कि हम फौज में भर्ती हो गए। हम फिजिकली मेंटली इस तरीके तैयार हो गए कि हमने फिजिकली भर्ती में ग्राउंड क्वालिफाई किया, रिटन पास किया, तो हम फौज में भर्ती हो गए। सभी नौजवानों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि वो आसाम राइफल में आए, यहाँ पे अपने फिजिकली मेंटली को इस तरीके तैयार करें कि वो फौज में भर्ती हो जाए। अंत में आसाम राइफल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उन्होंने मेरा सपना पूरा करने में मेरी बहुत बहुत मदद की, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ आसाम राइफल का। और इसी के साथ अभी का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।